और वहां से वापस अपने गांव में आ रहा है। किताबें कहाँ है आप लोगों की? तेरी कहाँ है? 135। जो भी किताब नहीं लेके आए हैं वो खड़े हो जाएंगे। दीपक लौटकर अपने गांव में आ रहा है। आते समय मार्ग में क्या क्या चीजें पड़ी हैं, उनको देखकर उसके मन में क्या भाव आए हैं, कैसी उसकी विचारधारा रही है, किस किस चीजों के साथ उसने उसको जोड़ा है, वो सारी चीजें यहाँ आपको देखने को मिलेगी। पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लीजिए। केदारनाथ अग्रवाल थे कौन और उनके बारे में हम क्या समझ सकते हैं, क्या उन्होंने लिखा है। आप पढ़ रहे हैं काव्यखंड। काव्यखंड में आपके आदिकाल से लेके भक्तिकाल, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल, चारों कालों के लेखक आपके आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गद्यखंड की तो उसमें सिर्फ आधुनिक काल के लेखक आते हैं। क्यों? क्योंकि गद्य सिर्फ आधुनिक काल में लिखा गया है। अब ये जो लेखक है केदारनाथ अग्रवाल, ये आधुनिक काल के लेखक हैं। इनका जो काव्य आप पढ़ेंगे उसको पढ़ के आपको एहसास होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सरस हिंदी में है। मतलब कि आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, ज्यादा प्रयास नहीं करना, ज्यादा हिंदी के पर्यायवाची नहीं याद करने। जैसे आपने कबीरदास की पढ़ी थी सदुकड़ी भाषा की, ठीक है, रसखान की पढ़ी थी ब्रज भाषा की। तो दूसरी लैंग्वेजेस के शब्दों को, दूसरी भाषा के शब्दों को आपको याद करना पड़ा, समझना पड़ा, लिखना पड़ा। आगे आप 10th में पढ़ेंगे तुलसीदास को, उनकी अवधि है। सबसे ज्यादा मुश्किल भाषा जो है वो थोड़ी अवधि लगती है, उसके शब्द में थोड़ी सी भारीपन होता है, क्लिष्टता होती है, संस्कृत के पास होते हैं। तो उसे पढ़ोगे तो पता चलेगा कितने हैवी है। लेकिन जो इनकी जो आप पढ़ोगे आप, उसकी भाषा बहुत ही सरस है, बिल्कुल सिंपल। एक बार दिमाग लगाओगे और सब कुछ आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कहती हूँ बेटा भावार्थ निकालना है तो आप मुझे निकाल के दिखा सकते हो, इतनी सरस भाषा है। केदारनाथ जी के बारे में जान लीजिए। सन 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासी नामक गांव में प्रसिद्ध कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म हुआ था। 1911 छायावाद की रचना काल में प्रगतिवादी काव्य की सफल रचना करने वाले कुछ एक कवियों में से श्री केदारनाथ अग्रवाल एक हैं। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसमें कई सारे भाग आ जाते हैं, तो उनमें एक आता है छायावाद। छायावाद के दो भाग आते हैं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। उसमें से ये जो कवि हैं ये प्रगतिवाद के कवि हैं। पहला प्रगतिवाद है, बाद में प्रयोगवाद है। इसके अलावा केदारनाथ अग्रवाल की एक विशेषता रही है, ये अज्ञे का आपने नाम सुना है, लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने एक सप्तक करके 7 कवियों का एक समूह बना के और कुछ प्रकाशित करी थी कविताएं। तो ये उस सप्तक में शामिल थे। 3 सप्तक उन्होंने निकाले थे, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक। मतलब जो बाद वाले दो हैं उनके नाम के सामने तो दूसरा और तीसरा लगा है, पहले वाला सिर्फ तार सप्तक है। मैंने आपको काउंटिंग के लिए बताया, पहले वाले के सामने नाम नहीं है, सिर्फ तार सप्तक है। तो उनमें से एक में केदारनाथ अग्रवाल भी लेखक रहे हैं, यानी कि बहुत अपने समय के प्रसिद्ध और विख्यात लेखक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और आगरा विश्वविद्यालय से एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने बांदा में वकालत प्रारंभ कर दी। यानी इनका जो मुख्य पेशा रहा है वो कौन सा रहा है? वकील, वकालत का, वकील रहे हैं। उन्हें अपने अध्यापक रामकृष्ण शिलीमुख से कविता करने की प्रेरणा मिली। खड़ी बोली में लिखे गए उनके कुछ कवित्त और सवैये लखनऊ की, ये लखनऊ शब्द होगा, कि माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुए। हंस और नया साहित्य जैसे पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर उनकी रचनाएं छपती रही। सन 2000 में उनका निधन हो गया। केदारनाथ अग्रवाल जो हैं उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, नाम सुनिए। नीम के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक, आपका आईना, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये जो इनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि है इस कविता से है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। देश देश की कविताएं, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की खापे, कहे केदार खरी खरी, ये जो है ये व्यंग है, कहे केदार खरी खरी। इसमें सामने वाले को उन्होंने मतलब कटाक्ष किए हैं, तीखी वाणी में अपनी बात को कहा है, चाहे सामने वाले को बुरी लगे चाहे भली लगे। आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्होंने निबंध और यात्रा के अनेक रोचक संस्मरण भी लिखे हैं। साहित्यिक विशेषताएं, केदारनाथ अग्रवाल का प्रगतिवादी कवियों में प्रमुख स्थान है। उनकी कविता में जीवन के यथार्थ के दर्शन होते हैं। यथार्थ के दर्शन से क्या मतलब है? अभी आप जो काव्य पढ़ेंगे इनका,
उसमें आपको पता चलेगा बिल्कुल सामान्य सी घटना है। जैसे हम यहाँ क्लासरूम में बैठे हैं, मैंने एंटर किया, मेरे से पहले टीचर आपको पढ़ा रहे थे, मेरे जाने के बाद दूसरे आएंगे, सिंपल सी यही घटना है। या फिर आप बाहर का दृश्य देख लो कि गाड़ी आ रही है, कोई जानवर आ रहा है, कोई कुत्ता चल के आ रहा है, तो वो उस चीज़ों पे वर्णित कर रहे हैं। यथार्थ मतलब जो वास्तव में उन्होंने देखा है, सोचने वाली काल्पनिक चीजें उन्होंने नहीं लिखी हैं। उन्होंने शोषकों के प्रति आक्रोश और शोषितों के प्रति सहानुभूति का वर्णन किया है। ये शोषक और शोषित क्या होता है? शोषक कौन है? जो शोषण कर रहा है। शोषण यानी कि दूसरे के ऊपर अत्याचार करना, दूसरे के मान लीजिए मैं सिंपली बात करूं, किसी मजदूर, एक मजदूर का मेहनताना एक दिन का 500 रुपये बैठता है, लेकिन जो देने वाला है यानी कि जो उसे मजदूरी करा रहा है उससे, वो उसको 500 की जगह 200 रुपये देता है। तो क्या ये गलत नहीं है? तो ये जो मजदूर है उसकी मजदूरी पूरी नहीं दी गई, यानी कि उसके साथ शोषण किया गया, उसके कार्य का पूरा मेहनताना उसको नहीं दिया गया। वो शोषित और जो शोषण कर रहा है वो शोषक। तो इसके बारे में उन्होंने लिखा, और इसको लिखने का उसका कारण क्या था वो भी आप सुन लीजिए। हमारे साहित्य को जब भी लिखा गया है यथार्थ की भूमि पर रखकर लिखा गया है। जैसा समय, जैसा वातावरण, उसी के अनुसार बातें की गई हैं। जैसे कि अगर हम आपसे 100 ज़्यादा हो जाएगा, अब से 50 साल पीछे जाते हैं, 100 साल भी जा सकते हैं। 100 साल पहले की बात कर लो, चलो उस समय क्या हो रहा था भारत में? अंग्रेज थे। अंग्रेजों के कारण हर भारतीय परेशान था। जिसको मन किया ले जाके जेल में डाल दिया। किसी के भी प्राण कभी भी ले सकते थे, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अगर किसी को मार भी दिया तो कोई सुनवाई नहीं थी। तो ये सब क्या था? ये अत्याचार था। तो जो उस समय के लेखक हैं, हमसे 100 साल पहले, वो उसको वर्णित करते थे। और हम पीछे चले, हम मुगल काल में चले जाएं, तो जो मुगलों ने अत्याचार किए या उनकी जो अच्छी बातें भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी का एक ही पक्ष देखते हैं। काव्य दोनों चीजें लेके चलता है। साहित्य जो है वो विपक्ष में भी लिखता है और पक्ष में भी लिखता है। हम मुगल काल में जाते हैं तो हमें वो देखने को मिलेगा। उससे पीछे जाएं तो हिंदुओं का राज था। उस समय पर जो होता था, हिंदू राज में सबसे बड़ी कमी क्या थी? क्यों नहीं थी? बिल्कुल थी। हर एक जगह मैंने कहा ना, साहित्य पक्ष और विपक्ष दोनों लिखता है। अगर वो उसमें गुण लिख रहा है तो कमी भी लिखता है। कमी क्या थी उस समय? कि छोटे छोटे रियासतें थी। एक मान लीजिए बागपत का आपका क्षेत्र है, इतने ही क्षेत्र में एक राजा राज्य कर रहा है। मेरठ का हो गया, वहां पे दूसरा राजा राज्य कर रहा है। तो ये जो छोटे छोटे राजा थे, इन्हीं की वजह से हिंदू जो साम्राज्य था वो विखंडित हुआ, वो खत्म हुआ। अगर वो एकजुट होते, कहते हैं ना एकता में शक्ति होती है। अब ये 5 उंगलियां हैं अलग अलग, जल्दी से टूट जाएगी, लेकिन मुट्ठी बन जाए तो टाइम लगेगा तोड़ने में। यही बात थी। मुगल काल जो था, मुगल काल में मुगलों ने जो हिंदुओं का राज्य खत्म किए, उसमें सबसे बड़ी बात यही थी। इसके बाद मुगलों के टाइम का जो पतन देखोगे, उसमें भी वापस से यही है। कुछ हिंदू राजा थे, कुछ राजपूत राजा थे, कुछ मुगल राजा थे। मुगलों ने भी अलग अलग, बच्चों ने अपनी अपनी रियासतें जमा ली थी। जब तक एक छत्र राज्य रहा, यानी अकबर का, हुमायूं का, उनका देखें, उन्होंने सारे पे अपना कंट्रोल करके रखा, तब तक कोई तोड़ने वाला नहीं था। लेकिन जैसे जैसे छोटी छोटी रियासतें बटी, सब टूट गया। तो ये सब चीजें साहित्य दिखाता है। जैसा चल रहा है वैसा ही वर्णन किया जाता है। मैंने आपको कबीर और ललित पढ़ाए थे तो बताया था ना, उस समय कौन सी चीजें ज्यादा चल रही थी? वो कुंडलिनी जागृत करने का, चक्राकार का, रहस्यवाद ज्यादा चल रहा था, तो लेखक उस पर लिखते थे। यही बात है इनके बारे में। ये प्रगतिवादी लेखक थे। प्रगतिवाद में उस समय शोषण और शोषित का ज्यादा चल रहा था। भारत आजाद होने के बाद जो लोग मिलों में काम करते थे, सबसे ज्यादा जो था मजदूर वर्ग का था शोषण होना। मिलों में जो लोग काम करते थे उनके साथ ज्यादा अत्याचार होता था। उनके कोई राइट्स नहीं थे, कोई अधिकार नहीं थे। हालांकि संविधान ने अधिकार फाइनल कर दिए, लेकिन उसके पास जाने के रास्ते भी तो पता होने चाहिए। मान लीजिए मैं कहती हूँ नीचे पानी आपको प्यास लग रही है, नीचे कैंपर रखा है, आप जाके पानी पी सकते हो, टैप से पी सकते हो, लेकिन आपको जाने के लिए जीना तो पता होना चाहिए। ऊपर से जंप करके तो नहीं जाओगे। तो वही स्थिति है आज के टाइम पे। अगर आप देखो, हालांकि मैं आज के किसी भी कवि को कह नहीं सकती कि किसी ने कुछ लिखा है, लेकिन आज के टाइम में देखो तो सबसे करंट टॉपिक क्या है? कोरोना। ऑफ कोर्स कोरोना है, सही बात है। इस टाइम कोई भी लेखक ऐसा नहीं होगा कि उसने कोरोना के बारे में ना लिखा हो, क्योंकि कोरोना ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। वित्तीय आधार पर, सामान्य आधार पर, हमारी दिनचर्या को, हमारे दैनिक जीवन को, हमारी पढ़ाई को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हर एक चीज को क्षति पहुंचाई है। तो क्यों नहीं लिखेंगे? तो यही
इनका था कि इन्होंने शोषण और शोषित के बारे में, शोषक और शोषित के बारे में लिखा। और वो क्यों लिखा? क्योंकि उस समय वो करंट टॉपिक चल रहा। तो जितने भी इस टाइम के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल के आसपास वाले, उन सबके लेखन में ये चीज़ आपको मिलेगी। उन्होंने प्रकृति और प्रेम के सुंदर व सजीव चित्र प्रस्तुत किए हैं। जो चैप्टर आपका इसमें है चंद्रग्रहण से लौटती बेर, इसमें प्रकृति वर्णन ही है। भाषा शैली देख लीजिए, किसी भी लेखक की भाषा शैली हो हमेशा सहज सरल हो, ये चीज आप याद रखिएगा। अगर आप काव्य की व्याख्या कर रहे हैं, आपसे संदर्भ और प्रसंग पूछा जाता है, तो सबसे पहला काव्य सौंदर्य स्पष्ट करते समय सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाषा सहज और सरल है, भावानुकूल, भावों के अनुकूल है। ये चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपको मार्क्स दिला सकती है। आपकी बात नहीं कर रही, 10th की बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट ईयर आप लिखते हैं काव्य सौंदर्य स्पष्ट करते हैं, सबसे पहली लाइन होनी चाहिए आपकी, भाषा सहज सरल है, भावों के अनुकूल है, भावानुकूल। उसके अलावा उसमें रस, छंद, अलंकार को बात नहीं देना है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का परिमार्जित रूप अपनाया है। परिमार्जित कहते हैं साफ और शुद्ध। उनका शब्द चयन पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है। उन्होंने लोकगीतों के माध्यम से ग्रामीण जीवन का सहज रूप प्रतिबिंबित किया है। उन्होंने मुक्त छंदों और प्रतीकों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। बिंब और प्रतीक क्या आएंगे वो आगे बताते हैं। अभी देखिए चंद्रग्रहण से लौटती बेर में ऊपर भी आपके इसमें भी लिखा है कि लेखक एक स्थान है चंद्रग्रहण जिससे लौट कर आ रहा है। रास्ते में पड़ने वाले खेत खलियान, उनकी मेड़ जो किनारियां होती हैं, वहाँ विचरण करने वाले जीव जंतु, पक्षी, तालाब, पोखर इत्यादि सभी का वर्णन उसने यहाँ पर किया है। लाइनें देखो, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिकना चना, बांधे मुरैठा शीश पर। कम हाइट वाले नाटा भी कहते हैं। लेखक कह रहा है कि मैं चंद्रग्रहण देख आया हूँ। जो चंद्रग्रहण स्थान है, जिस स्थान का लेखक वर्णन कर रहा है, उसके माध्यम से हमें समझ आता है कि जो वो चंद्रग्रहण स्थान है वो अवश्य ही शहर जैसा रहा होगा, अवश्य ही गांव से बड़ा रहा होगा, क्योंकि कंपैरिजन आगे आएगा तो आपको पता चलेगा। चंद्रग्रहण वो देख आया, अगली लाइन देखिए, देखता हूँ दृश्य अब मैं। क्या इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक आ रहा है आपको समझ में? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मैं चंद्रग्रहण को देखकर आ गया और अब आगे का दृश्य देख रहा हूँ। जो मैं देख रहा हूँ वही वर्णित कर रहा हूँ। अब वो क्या वर्णित कर रहा है? मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। खेत का जो किनारा होता है उभरा हुआ सा, उसको मेड़ कहते हैं। चलने की पगडंडी भी होती है आई थिंक वही वाली, उसके किनारे पर अकेला बैठा है। अब कौन बैठा है अकेला? नहीं, कोई और बैठा है। अब कौन बैठा है? जिसके बारे में बात कर रहा हूं। इस चैप्टर में आपके मानवीकरण अलंकार, मैंने अलंकार को पढ़ाए थे, दोबारा एक बार रिवीजन करा दूंगी। अलंकार हो जाता है, हाँ दोबारा करा दूंगी, डोंट वरी। इसमें आपके पूरे चैप्टर में मानवीकरण अलंकार के उदाहरण मिलेंगे। ये जो आपका सबसे पहला पद्यांश है मानवीकरण अलंकार का है, क्योंकि लेखक ने कहा है मेड़ के किनारे कोई बैठा है। मैंने आपसे पूछा कौन बैठा है, आप लोगों ने एकदम से बोल दिया कभी बैठा है, अकेला बैठा है। बैठा है, सबसे पहले अगर हम बैठने की बात करें तो मनुष्य का वर्णन आएगा, कोई इंसान बैठा होगा। अगर मैं इंसान मना करती हूँ तो आप सोच सकते हैं कोई जानवर बैठा होगा, लेकिन यहाँ पर लेखक ना इंसान की बात कर रहा है ना जानवर की बात, पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, ना पक्षी की बात कर रहा है, मैम पेड़ पौधों की बात कर रहा है। और वो पेड़ पौधा भी कौन सा है? पूरे खेत में एक चने का पेड़ है जो खेत की मेड़ के किनारे पर उगा हुआ है, वो उसकी बात कर रहा है। एक बीते के बराबर, बीता कहते हैं बालिश्त को, छोटा सा, यह हरा ठिगना चना रंग, क्योंकि हम पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके कलर्स में सबसे ज्यादा ग्रीन कलर ही होता है, हरे रंग का। उसके अलावा फूल वगैरह उस पर नहीं है, जो है फल वगैरह भी उसके ग्रीन कलर के आते हैं, तो टोटल ग्रीन हो गया। यह हरा ठिगना चना, ठिगना है छोटे कद का, और चने का जो पेड़ है एक बीते के बराबर, मतलब एक छोटा सा कम हाइट वाला एक पेड़ है जो मेड़ के किनारे पर बैठा है। बांधे मुरैठा शीश पर, बांधना तो आपको समझ आ गया, शीश भी समझ आ गया। सर पर मुरैठा
आप लोगों को पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति पेड़ के उसमें एक व्यक्ति का चेहरा दिखा रखा है, उसकी शीश पर एक पगड़ी सी बनी हुई है। हाँ, शादी का ही वर्णन है, पूरे इसमें शादी का वर्णन है आगे, पेड़ पौधों की शादी का वर्णन। हाँ जी, हाँ तो वही तो बता रही हूँ कि पूरे इसमें शादी का वर्णन है आपका। अब हमने बात की एक चने के पेड़ की, जिसको देखकर लेखक को ऐसा लगा कि जैसे कोई सिर पर पगड़ी बांध के तैयार बैठा है। यहाँ पर उसने चने के पेड़ को दूल्हे का रूप दिया। अब आगे देखो दुल्हन कौन है। छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। अगली पंक्ति देखो। छोटे गुलाबी फूल का, यानी कि जो वो चने का पेड़ है हरे रंग का, उसके ऊपर एक गुलाबी रंग का फूल आया हुआ है। तो वो जो गुलाबी रंग का फूल है उसका पगड़ी जैसा अनुभव दे रहा है, यानी प्रतिबिंब जो है उसपे लेखक को ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति है और उसके सर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बनी हुई है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटी थी, देह की पतली कमर की है लचीली। अब यहाँ पर हमने चने के पेड़ का वर्णन किया, अब अलसी का। देखिए यहाँ पर लेखक की सोच को यहाँ पर देख सकते हैं आप। चने का पेड़ है, चना पुल्लिंग होता है, अलसी की बात करें वो स्त्रीलिंग में आता है। तो चने को उसने वर बना दिया और अलसी को उसने स्त्री बना दिया। अब वधू बनाया नहीं हो तो आगे पता चलेगा। पास ही मिलकर उगी है, यानी कि चने के पेड़ के बिल्कुल पास में ही एक और पेड़ उगा हुआ है, वो किसका है? अलसी। बीच में अलसी हटी, यानी कि खेत के बीच में, मेड़ के और खेत के बीच में, मेड़ के किनारे पर तो चने का पेड़ उग गया और खेत जो है वो किसी और चीज का है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक अलसी का पेड़ उगा हुआ है, अलसी हठीली। देह की पतली, कमर है लचीली। अब ये देखिए, पतली देह और कमर का लचीलापन किसकी विशेषता है? आशु फालतू बात करने के लिए नहीं बोल रही, अगर समझ आ रहा है तो बोलो विराट और आशु, अगर बीच में आप बोले तो अच्छी बात नहीं होगी। हाँ जी, शरीर में अगर हम शारीरिक विशेषताओं की बात करें, हम हष्ट-पुष्ट कहें तो किसका एग्जाम्पल सबसे पहले आता है? बॉयज का, लड़कों का, पुरुषों का। हष्ट-पुष्ट शरीर के लिए पुरुषों को दिया जाता है उपमा। लेकिन अगर हम शरीर को पतलापन कहें, लचीलापन कहें, कमर के पतला होने की बात करें तो उपमा किसकी तरफ चली जाती है? स्त्रियों की तरफ, लड़कियों की तरफ। तो वो यही कह रहा है कि जो ये अलसी का पेड़ है ये बहुत ही पतला सा है बीच में से, उसको देख के ऐसा लग रहा है मानो कुछ पतली देह की, पतली कमर वाली लड़की खड़ी हो। नीले फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। अब हमने बात की थी चने के पेड़ की। चने के पेड़ पर कौन से रंग के फूल थे? गुलाबी रंग के। तेरे पास किताब है, मुझे तब नहीं समझ आ रहा, पता नहीं कौन सी दुनिया में है। क्यों? अगली लाइन देखो, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है सबसे ऊपर। बोला नहीं था गुलाबी रंग की पगड़ी बांध रखी है। ये तो मैम अलसी कौन सा पौधा होता है? अलसी के बीज भी आते हैं, आजकल बहुत ज्यादा खाए जा रहे हैं क्योंकि उसमें ओमेगा 3 होता है। छोटे छोटे बीज होते हैं तने तने से, कभी मार्केट में देखना होगा या फिर नेट पे गूगल पे देख लेना, आपको फोटो देखने को मिलेगा। अभी तक हमने बात की थी चने के पेड़ की। हरे रंग का आपका पौधा है, उसके ऊपर गुलाबी रंग के फूल हैं, जिसको लेखक ने एक वर के सर पर बंधे हुए मुरैठे यानी पगड़ी की उपमा दी है। अब वो बात कर रहा है अलसी के पेड़ की। पेड़ तो वो भी हरे रंग का है, पतला पेड़ है। चने का पेड़ थोड़ा फैला हुआ होता है, अलसी का पेड़ पतला होता है, तो उसको उसने लड़की की उपमा भी दे दी। इसके साथ ही अलसी के ऊपर जो फूल आए हैं वो कौन से रंग के बताए हैं? नीले रंग के। नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर, यानी कि जो वो स्त्री है पतली देह वाली, उसने क्या करा है? नीले रंग के फूलों को सर पर चढ़ा रखा है। कह रही है जो छुए ये है दूं हृदय का दान उसको। और जो वो स्त्री है वो बड़े ही बल खाते हुए स्टाइल में अपने अनोखे शब्दों के उससे कह रही है कि जो भी इन नीले रंग के फूलों को छुएगा मैं क्या करूँगी? मैं अपने हृदय का उसको दान दे दूँगी, यानी कि मैं उस पर न्यौछावर हो जाऊँगी। देखो मैं उसके बारे में इतना बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, मैं कभी खेत वेत में गई भी नहीं हूँ,
जितना लेखक ने बोला है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अलसी का जो फूल होगा हो सकता है कुछ इस तरह का हो कि उसे छूते ही वो गिर जाए या फिर खराब हो जाए। तो वो इसी से उसका मतलब समझ सकते हैं कि जो भी उसे छुएगा वो बस उसी की हो जाए, अन्य के लिए उसका कोई समर्पण नहीं होगा। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल खिल रहा है। अभी हमने चने की बात की थी और मैंने कहा था लेखक ने उसे वर पक्ष की तरफ से खड़ा किया है, उसको दूल्हा बना दिया और उसके सर पर पगड़ी बांध दी। अब खेत किस चीज का है? अभी लेखक ने सबसे पहले कॉर्नर के जो सबसे कोने में था मेरे पर चने का पेड़ उसका वर्णन किया, फिर खेत के और चने के बीच में एक अलसी का पौधा था उसका वर्णन किया। अब लेखक हमें बताता है कि जो वो पूरा का पूरा खेत है वो किसका है? सरसों का। सरसों के जो फूल आते हैं वो किस रंग के होते हैं? येलो कलर, पीले रंग के। तो लेखक उस खेत को देखकर ऐसा फील कर रहा है, ऐसा अनुभव कर रहा है और हमें भी ऐसे ही बता रहा है कि देखकर ऐसा लगता है मानो कि किसी का विवाह हो रहा है युवती का और उसने कल ही अपने हाथ जो है वो हल्दी में रख दिए। कि आप लोगों को पता है जब नई नई शादी होती है तो वर पक्ष के भी और वधू पक्ष के यहाँ भी हल्दी का एक रस्म होती है हल्दी चढ़ाने, तो वो उसी का यहाँ पर वर्णन कर रहा है। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, लेखक कहता है कि सरसों के बारे में तो कुछ पूछो ही ना, वो तो सबसे सयानी होगी क्योंकि पूरे खेत में सरसों फैली है और जब वो पक जाता है पूरा तैयार होती है सरसों तभी उसमें पीले रंग के फूल आते हैं। तो वो कह रहा है ये कटने के लिए मतलब एकदम तैयार है और तैयार है तो उससे उसका मतलब है हाथ पीले कर लिए हैं, चारों तरफ पीले रंग के फूल हैं, ऐसा लग रहा है मानो कि किसी युवती की शादी होने वाली है और उसके हाथ पीले कर दिए गए हैं। ब्याह मंडप में पधारे, हाथ पीले हो गए और उसके लिए वो किसके साथ विवाह करने के लिए? चने के साथ विवाह करने के लिए मंडप में आ चुकी है। अब ऐसे खूबसूरत वर्णन को, ये वर्णन देख के आपको एक अनुभव हो रहा होगा, अंदर से फीलिंग आ रही होगी कि चारों तरफ पीले रंग के फूल हैं, यानी कि बसंत ऋतु का मौसम हो सकता है। ठीक है, तो चारों तरफ ऐसा फागुन का महीना जो होता है, फाग गाता मास फागुन, ये फागुन माह की बात की जा रही है होली के आसपास। उस समय देखो जो हिंदी है, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली है कि हमारी हिंदी में सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। अगर हम इसको देखें, मैं उनको छोड़ के आपसे एक चीज़ पूछती हूँ कि सरसों जो है वो कौन से महीने में उगती है, तो ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो गया? ज्योग्राफी का। और आपको हिंदी में बताया जा रहा है, आपको हिंदी में बताया जा रहा है कि ये फागुन के महीने में आता है, फागुन का महीना यानी कि मार्च का महीना। तो क्या आपका एक क्वेश्चन क्लियर नहीं होता कि कौन से महीने में कौन सी फसल उगे? ये ज्योग्राफी है। तो हिंदी सारे सब्जेक्ट, मैं अभी उसके बारे में बता रही थी, लेखक के बारे में, प्रकृतिवाद के बारे में, शोषण शोषित के बारे में, हम हिस्ट्री में पहुंच गए। ठीक है, आगे पॉलिटिकल साइंस। तो ये लाइनें खत्म कर लेते हैं। फाग गाता मास फागुन, फाग एक तरह का गीत होता है जो फागुन माह में गाने गाए जाते हैं, उनका स्पेशली नाम है। आप लोकगीत के बारे में जानते हैं? ठीक है, लोकगीत, शादियाँ होती हैं घरों में, लेडीज गाती है ना कि वो लोकगीत टाइप के होते हैं, लोकगीत कहलाते हैं। तो फागुन के महीने में, अब आप नॉर्मली होली आती है जैसे फागुन में, तो होली पे भी कुछ गीत होते हैं स्पेशली जो होली पे ही गाए जाते हैं। तो फाग के महीने में गाए जाने वाले गीतों को फाग कहते हैं। तो लेखक कह रहा है कि ये जो शादी का दृश्य चारों तरफ क्रिएट हुआ है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे जो ये महीना है फागुन का, सरसों और चने के विवाह में अपनी तरफ से मधुर गीत गा रहा है। आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। वो स्वयंवर कह रहा है चने और सरसों की शादी को, कि मैं देख रहा हूँ कि मान लो ये स्वयंवर हो रहा है। अब यहाँ पर जो अलसी का वर्णन किया गया है, वर पक्ष से सिंगल पर्सन को लिया गया, सिर्फ चने, लेकिन वधू पक्ष से उसने सरसों के साथ साथ उसकी एक सखी को भी खड़ा कर दिया, अलसी। प्रकृति का अनुराग अंचल खिल रहा है। अनुराग कहते हैं प्रेम को, और अंचल, वैसे तो अंचल कहते हैं दुपट्टे को। तो जो खेतों में हवा चल रही है, क्योंकि फागुन के महीने में भी बहुत तेज हवा चलती है, ठंडी हवा होती है काफी,